हाँ, सभी आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी रहे, शरीर स्थिर, मन शांत, पूरी तरह से एकदम मौन का अभ्यास। एकदम शरीर को स्थिर और शिथिल कर दें। धीमे धीमे लंबा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए करेंगे महाप्राण ध्वनि 3 बार। आंखें बंद रखेंगे, शरीर को स्थिर रखते हुए, न अतीत की स्मृति, न वर्तमान का चिंतन, न भविष्य की कल्पना, केवल वर्तमान को अनुभव करें। अनुभव करें अपने प्रत्येक श्वास को। प्रयोग का पहला चरण कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। कायोत्सर्ग में शरीर के एक एक अवयव पर ध्यान को ले जाएंगे और सुझाव देंगे कि वह शिथिल हो जाए, तनाव मुक्त बन जाए। अपने दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। दाएं पैर के अंगूठे पर पूरा ध्यान, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे, शिथिलता का अनुभव करें। दायां पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडलियां, घुटने तक का पूरा भाग क्रमशः नीचे से ऊपर चलते हुए एक एक अवयव, एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का अनुभव करते हुए और आगे बढ़ेंगे। घुटने से लेकर कमर तक पूरा दायां पैर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव और तनाव मुक्ति का अनुभव। अनुभव करें कि पूरा दायां पैर शिथिल हो गया है। पूरा दायां पैर शिथिल हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए बाएं पैर की ओर ध्यान, अंगूठे से लेकर घुटने तक क्रमशः अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडलियां और घुटना, पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे,
शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें कि पूरा दायां पैर शिथिल हो गया है। अनुभव करें कि कमर के नीचे का पूरा भाग, दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल शिथिल हो गए हैं, तनाव मुक्त बन गए। अनुभव करते हुए कि दोनों पैर का भाग शिथिल हो गया है। अब ऊपर बढ़ते हुए पेट का भाग, आमाशय, पक्वाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पेट से जुड़े हुए सारे अवयव शिथिल हो जाए, तनाव मुक्त बन जाए। अनुभव करें कि पूरा पेट का भाग शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त बन गया है। पूरा अनुभव 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 पूरे दिन ये चक्र की तरह चल रहा है। एकदम उसे शिथिल शिथिल कर दें, तनाव मुक्त बना दें। अब और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हुए छाती का भाग, फेफड़े, हृदय, लंग्स और ऊपर गले तक का भाग, वॉइस बॉक्स, पूरा भाग शिथिल हो जाए, तनाव मुक्त बन जाए। शिथिलता का सुझाव और तनाव मुक्ति का अनुभव। अनुभव करें कि पूरा भाग शिथिल हो गया है। इस शीतलता के और शिथिलता के अनुभव के साथ अब पीठ के भाग पर ध्यान को ले जाएंगे। पीठ का निचले हिस्सा, पूरी रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी हुई सारी नाड़ियां, कोशिकाएं, ऊपर बढ़ते हुए हमारी सारी पसलियां, ऊपर सर्वाइकल तक, लंबर, थोरेसिक और ऊपर सर्वाइकल तक, पूरे 33 मन के, पूरी रीढ़ की हड्डी शिथिल हो रही है। पूरा भाग तनाव मुक्त बन रहा है। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ ध्यान को लगाएंगे। ध्यान में पूरी तन्मयता रहे, एकाग्रता रहे, कोई हलचल नहीं, कोई दूसरे कार्य नहीं, केवल ध्यान में तल्लीन होने का प्रयास करें और अनुभव करें कि कमर का पूरा भाग शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त बन गया है। तनाव मुक्ति का अनुभव, शिथिलता का अनुभव। अनुभव करें पूरा बैक पोर्शन शिथिल। अब दाएं हाथ से शुरू करें, राइट हैंड, पूरा दायां हाथ कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर आगे हथेली, उंगलियां और अंगूठे तक, पूरा दायां हाथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो जाए। सुझाव देते चले जाएंगे, शिथिल शिथिल शिथिल, शिथिलता का सुझाव और शिथिलता का अनुभव। अनुभव करें कि पूरा दायां हाथ शिथिल हो गया।
कंधे से लेकर अंगूठा उंगलियों तक पूरा दायां हाथ, राइट हैंड शिथिल हो गया है। अब बाएं हाथ की ओर ध्यान ले जाएंगे। पुनः कंधे से लेकर कोहनी और कोहनी से लेकर उंगलियां और अंगूठा, पूरा दायां हाथ, क्रमशः एक एक भाग पर ध्यान को ले जाएंगे और चिंतन और निरंतर अनुभव करेंगे कि वह शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है और शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव, शिथिलता का सुझाव अनुभव करें कि पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें कि वो शिथिल हो गया है। और आगे चलेंगे। इस प्रकार से क्रमशः हम बढ़ते बढ़ते अब गर्दन के भाग पर ध्यान को ले जाएंगे। गर्दन का पूरा भाग, सबसे ज्यादा हमें इधर उधर झुकने का, मुड़ने का काम पड़ता है। गर्दन का भाग बहुत काम में आता है। तो पूरा सर्वाइकल एरिया, पूरा गर्दन का भाग एकदम शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें कि पूरा भाग शिथिल हो गया है। अब और आगे बढ़ते हुए हम ध्यान हमारा जाए चेहरे के भाग पर। ललाट, आंख, कान, कनपट्टी, चेहरा, गाल, ठोड़ी और पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा मस्तिष्क का भाग एकदम शिथिल, शांत हो जाए, एकदम तनाव मुक्त बन जाए। क्रमशः बढ़ते हुए मस्तिष्क का पूरा भाग, मस्तिष्क का एक एक तंतु, एक एक कोशिका, ऑल द न्यूरॉन्स इन द माइंड, ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबलम, मस्तिष्क से जुड़े हुए सारे भाग, छोटा दिमाग, हाइपोथैलेमस, नियोकॉर्टेक्स, सबसे ज्यादा दिमाग का उपयोग होता है। सोते समय भी, जागते समय भी हमारा मस्तिष्क प्राय चलता रहता है। इस मस्तिष्क को एकदम शिथिल, तनाव मुक्त बना दे और अपने अंदर एक हल्केपन का अनुभव करे। एकदम हल्का हो गया है मस्तिष्क का भाग। इस प्रकार से पूरा शरीर, कायोत्सर्ग का अनुभव, मस्तिष्क से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर पुनः मस्तिष्क तक, पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अनुभव करें कि पूरा भाग, पूरा शरीर शिथिल। अब दूसरा चरण है अंतर यात्रा। रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, शक्ति केंद्र, और सबसे ऊपर का छोर, ज्ञान केंद्र, इस बीच हम यात्रा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो शक्तियां हैं, जो नीचे के केंद्र, शक्ति केंद्र में हैं, उन्हें हम ऊपर की ओर ले जाएं। इसको कहते हैं चेतना का ऊर्ध्वारोहण। चेतना को ऊपर की ओर, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। अपनी एनर्जीज को हम ऊपर के केंद्र, ज्ञान केंद्र पर स्थापित करें, जिससे हम इनका कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और पॉजिटिव यूज कर पाए। तो अंतर यात्रा के प्रति पूरा समर्पण। धीमे धीमे लंबा श्वास लेंगे, धीमे धीमे लंबा श्वास छोड़ेंगे। प्रत्येक श्वास के साथ चित्त की एकाग्रता, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, बाल्टी अंदर डालते हैं और फिर निकालते हैं,
आप श्वास लेंगे, जैसे जैसे श्वास नाक से होता हुआ नीचे 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 शरीर के भीतर जा रहा है, उसी प्रकार से वो बाल्टी जो है हमारी धीरे 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 खाली बाल्टी नीचे जा रही। फिर हम जब श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास छोड़ने के साथ जैसे श्वास नीचे से ऊपर बाहर निकलता है, वैसे ही वो ऊर्जा, उस बाल्टी में जो ऊर्जा भर गई है, वो बाल्टी ऊर्जा से भरी हुई ऊपर 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 आते 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 हमारे ज्ञान केंद्र में स्थापित हो जाती है। पुनः खाली बाल्टी, जैसे जैसे हम श्वास लेते चले जाते हैं, खाली बाल्टी नीचे जाती है। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ते चले जाते हैं, खाली बाल्टी होकर भरी हुई शक्ति केंद्र से शक्तियों को बटोरती हुई वो ऊपर आती है। इस प्रकार से प्रत्येक श्वास के साथ इस क्रम को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी चेतना में इतनी शक्ति है कि उन शक्तियों को वो एकत्रित करने में और उन शक्तियों को सम्यक स्थान पर स्थापित करने में वह समर्थ है। पूरी एकाग्रता और तन्मयता, समर्पण के भाव के साथ अनुभव करेंगे। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे श्वास भीतर जाता है, खाली बाल्टी नीचे जाती है। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं, ऊर्जा से भरी हुई शक्ति केंद्र से ऊर्जाओं को लेकर वो बाल्टी ऊपर जा रही है। ऊपर 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 क्रमशः वह ज्ञान केंद्र पर आती है। इस प्रकार का निरंतर अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ आपका अनुभव जुड़ जाए और अनुभव करें कि क्रमशः मेरा ज्ञान केंद्र शक्तिशाली बन रहा है। मेरा ज्ञान केंद्र शक्तिशाली बन रहा है। ज्ञान केंद्र में शक्ति का अनुभव करें। अब तीसरा चरण, अग्न्याशय पर पूरा ध्यान। पेट के भाग के पास ही हमारा अग्न्याशय है। जिस व्यक्ति की अग्नि मंद होती है उसकी पाचन क्रिया कम हो जाती है, और जिसका अग्न्याशय बलवान होता है, अग्नि मजबूत होती है, वो कठोर से कठोर चीज को पचाने में समर्थ हो जाता है। हम अग्न्याशय परीक्षा कर रहे हैं, हमें कोई प्रकार का चिंतन नहीं करना है, केवल परीक्षा करनी है। ध्यान से भीतर होने वाली प्रक्रिया को देखना है। पेट से निकट अग्न्याशय के भाग पर पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान देखने का प्रयास करें कि वहां क्या हो रहा है, किस प्रकार की अग्नि है, किस प्रकार के वहां एसिड बनते हैं, किस प्रकार से वस्तुओं का वहां पाचन होता है और हो रहा है, उसे देखने का प्रयास करें। इस तीसरे चरण का नाम है अग्न्याशय परीक्षा, जहां अग्नि, हमारी जठरा अग्नि जिसको बोलते हैं, जो पाचन अग्नि है, उस स्थान को देखने का प्रयास करें और अनुभव करें। अग्न्याशय सम्यक्तया कार्यशील है। अपने अग्न्याशय पर पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता और तन्मयता, एकाग्रता और तन्मयता के साथ अपने अग्न्याशय के भाग को ध्यान से देखे, अनुभव करें। अनुभव करें अग्न्याशय के भाग को कि वो सम्यक्तया कार्य कर रहा है। पूरे प्रयोग के दौरान लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े।
अनुभव करें कि अग्न्याशय का पूरा भाव एकदम सम्यकतया चल रहा है। अब अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र की परीक्षा करे। यह हमारा ललाट जो है उसका मध्य भाग ज्योति केंद्र, पूरी एकाग्रता, वहां एक चमक को देखे, चमकता हुआ चंद्रमा की कल्पना करे। सफेद चंद्रमा, पवित्र आभा मंडल वाला, एकदम सुंदर, पवित्र और श्वेत रंग की आभा वाला चमकता हुआ सफेद प्रकाश उसमें से निकल रहा है। प्रकाश की तरंगों का अनुभव करें। उससे निकलने वाला पूरा प्रकाश मानो आपके पूरे ललाट और पूरे मस्तिष्क को एक शांति का, पवित्रता का संदेश दे रहा। शांति का संदेश आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे मानस पटल पर अंकित हो रहा है। अनुभव करें पूरा आपका ललाट चमक रहा है। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र पर ज्योति की परीक्षा करनी है। ज्योति केंद्र पर ज्योति की परीक्षा, पूरी एकाग्रता और तन्मयता अनुभव करें कि पूरा ललाट का भाग ज्योतिर्मय बन गया है। मन ही मन भावना करे कि मैं एकदम ज्योतिर्मय बन रहा हूं, पवित्र और पावन बन रहा हूं। इसी के साथ हम प्रेक्षा के प्रयोग को यहाँ समाप्त करते हैं। समाप्ति पर लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए करेंगे महाप्राण ध्वनि 3 बार। थोड़ी सी आवाज करेंगे। दोनों कलाइयां मसल देंगे, कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। पुनः प्रयोग दोहराएंगे। दूसरी बार पुनः अंतिम तीसरी बार आंखों पर ले जाएंगे। आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। प्रयोग संपन्न। क्या सभी लोगों को अच्छी तरह आवाज आई? हाँ जी। किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हुई है? आवाज तो एकदम साफ आई। बहुत अच्छा। अच्छा, आप एक एक क्रमशः एक एक से पूछ लेते हैं। सबसे पहले अर्चना जी हैं। अभी थोड़ी ही देर में मुनिश्री पधार रहे हैं और मुनिश्री आपको आगे बताएंगे, इस प्रयोग के बारे में आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। तो कितने लोगों का ध्यान अच्छी तरह लगा? तो पहले से पूछते हैं, अर्चना जी ने ध्यान किया है अच्छी तरह से? किया मतलब बराबर। दूसरे अरुण जी?
तीसरे अभय कोठारी। उसके बाद मिनिस्ट्री बता रहे हैं बस। चौथे नंबर पर ये गैलेक्सी 56 एज। उसके बाद ये आईफोन जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। गुप्ता जी ने अच्छी तरह ध्यान किया है। आप लोगों को आवाज आ रही है अच्छी तरह से? तो जिन लोगों ने ध्यान किया है उन्हीं से पूछा जा रहा है। प्रदीप जी ओस्तवाल हैं? हाँ प्रदीप जी। वो लाइव चल रही है। हाँ ममता जी, ममता जैन, आपने अच्छी तरह प्रयोग किया है? हाँ थोड़ा किया वसंत, थोड़ा थोड़ा। और ये मदन लाल जी जैन? हाँ जी, पूरी तरह से अच्छी आवाज आई आपको अच्छे से? थोड़ा डिस्टरबेंस था। थोड़ा थोड़ा। अच्छा मंजू जी? सभी शीघ्रता से बताते चले जाएंगे। और जी ध्यान नहीं होता है बराबर, ध्यान कैसे करें? ध्यान या याद? जिससे बात हो रही है ना उनकी सिवाय। अच्छा मनुष्य बाजार गए अभी। आराध्य के चरणों में वंदन। उपस्थित हमारे सभी HHOTC के संभागीगण, सर्वांगीण स्वास्थ्य ऑनलाइन चिकित्सा शिविर का यह कार्यक्रम मधुमेह की बीमारी की दृष्टि से चल रहा है और उसमें आज हम अध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि से इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज के युग में जहां एक ओर विज्ञान ने भौतिकवाद को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है, वहां दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि विज्ञान द्वारा अध्यात्म के उन सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा रहा है। अध्यात्म के शिखर पुरुषों ने, अध्यात्म के साधकों ने अपनी साधना के द्वारा जिन तथ्यों का अनुभव किया था वो प्रत्यक्षदर्शी थे, साक्षात दर्शन कर रहे थे सत्य का। तो उन्होंने जो बात बताई थी, उन्होंने ये बताया कि व्यक्तित्व, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसमें मूल व्यक्तित्व का जो घटक है वो है चेतना, आत्मा। और आज वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान, प्रयोग, इन बातों के आधार पर विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमारा जो चित्त है, जिसको अंग्रेजी भाषा में माइंड नहीं साइकी कहते हैं, PSYCHE, साइकोलॉजी शब्द मूल चैतसिक विज्ञान है, मनोविज्ञान नहीं है। चेतना, चित्त जिसको कहा जाता है, अध्यात्म की परिभाषा में भी चित्त किसको कहते हैं? मन नहीं है, चित्त हमारी चेतना है। हम हैं स्वयं जो अरूपी तत्व है, रूपी नहीं है, भौतिक नहीं है, अभौतिक है।
आज तो भौतिक विज्ञान ने भी चेतना, कॉन्शियसनेस नामक एक अरूपी तत्व को स्वीकार कर लिया है। क्वांटम थियरी जैसी भौतिक विज्ञान की थियोरी सिद्धांत में कॉन्शियसनेस की इफेक्ट सामने आ रही है। ऑब्जर्वर जो है, उसकी जो चेतना है, उसका प्रभाव छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो वेग है, गति है, उस पर पड़ता है। तो खैर, हमें इस बात को समझ करके हमारे इन प्रयोगों को करने की कोशिश करनी है कि हम जो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अंततो गत्वा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे हम अपने इन ध्यान आदि प्रयोगों के द्वारा अपने स्वयं को स्वस्थ करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये जो प्रयोग है, ऐसे छोटी सी के प्रयोग, ये मूलतः आध्यात्मिक प्रयोग है, चैतसिक प्रयोग है। फिर उसका प्रभाव भावों पर आता है। इमोशंस हमारे मस्तिष्कीय प्रणाली में एक ब्रेन का हिस्सा है जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं। उसी को मेडिकल साइंस की भाषा में उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या मेमेलियन ब्रेन। ऐसा माना जाता है कि डार्विन की थियरी के आधार पर कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसका जो आगे का भाग है, फ्रंटल लोब, वो इमोशनल ब्रेन है, और उस हिस्से का ये लिम्बिक सिस्टम का जो भाग है, इस भाग के अंदर कुछ ऐसे रसायन जिसको बायोकेमिकल हॉर्मोन्स या बायोकेमिकल सिक्रीशंस कहते हैं, वो अंदर पैदा होते हैं और उनका प्रभाव पूरी मस्तिष्कीय प्रणाली पर आता है, चिंतन पर आता है, भावों पर आता है, संवेगों पर आता है और व्यवहार पर आता है। अब आप देखने की कोशिश करें, अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक मत हैं, और इसीलिए मेडिकल साइंस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज, हमारी बीमारियों का अधिकांश 70-80% हिस्सा जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीज है। वो बॉडी फिजिकल डिजीज नहीं है। साइकोसोमेटिक का अर्थ होता है साइक, मैंने बताया चित्त। साइको में साइक है, PSYCHE और O हो जाता है, साइको। और सोमेटिक, सोमा, SOMA, सोमा, सोमा मीन्स बॉडी, शरीर। तो जो गड़बड़ी है वो साइक में, चित्त में, चेतना में है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा चित्त प्रतिदिन, प्रतिक्षण अनेक प्रकार के विभाव, जिसको कहा जाता है, विभावों में भाव है लेकिन विभाव है, स्वभाव नहीं है, जिसको अध्यात्म की भाषा में कषाय कहा जाता है। ये कषाय चाहे क्रोध के रूप में, मान के रूप में, माया के रूप में, लोभ के रूप में, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, भय, ये सारे हमारे इन कषायों के विभिन्न रूप है। प्रत्येक कषाय, प्रत्येक संवेग, प्रत्येक इमोशन, उसका एक अपना रसायन होता है, फिर उसकी इंटेंसिटी होती है, माइल्ड है या बहुत इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग है। और इसी बात को विज्ञान कहता है अनुभाग बंद। कर्म जो है वो जब उदय में आते हैं तो उसका अनुभाग, विपाक, रस उसको कहा जाता है। एकदम एग्जैक्टली द वर्डिंग्स आर द सेम। इधर हम रस कहते हैं, उधर वो बायोकेमिकल सब्सटेंस सिक्रीशंस कहते हैं। वो रस, रसायन कितना तीव्र है, तीव्र अनुभाग होगा, उसका परिणाम तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ।
तो कुल मिलाकर के अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, विज्ञान से समझे चाहे अध्यात्म से समझे, चाहे दोनों को हम एक साथ कंबाइन करें, इंटीग्रेट करें, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री समझे, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक। ऐसा नहीं है कि विज्ञान पश्चिम में जाता है और दर्शन या अध्यात्म पूर्व में, ऐसा नहीं। दोनों एक ही दिशा में है, एक ही सत्य की खोज में चल रहे हैं, साधन अलग अलग है। तो खैर, जहां तक अपनी जीवन का संबंध है, जो व्यक्ति जीवन के बारे में इतना तक अगर नहीं जानता, इतना तक अगर चिंतन नहीं करता कि आखिर इस जीवन को मुझे कैसे जीना, क्या वे कषाय, वे विभाव, वे कर्मों के विपाक जो मुझे भटका रहे हैं, और उन विपाकों के उदय के परिणाम से ही मैं दुखी जीवन जीता हूं। दुखी जीवन, समस्या युक्त जीवन जीता हूं। और अगर मुझे दुख मुक्त जीवन जीना है, समस्याओं से मुक्त जीवन जीना है, तो उसकी चाबी मेरे पास है, इस मस्तिष्क में है, भावों में है। और हमारा ये जो सारा प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, उसमें प्रेक्षा करते हैं, केवल देखना। चित्त को हम केवल देखने में लगाते हैं। श्वास को ही भले देखे, श्वास तो आ ही रहा है, श्वास को हम नया नहीं ले रहे हैं, हाँ उसका रेगुलेशन करते हैं, उसको हार्मोनाइज करते हैं, उसको लंबा छोटा, कभी दाएं कभी बाएं वगैरह। वो श्वास को देखना, प्रेक्षा, इतनी बड़ी ताकतवर चीज है ये, शक्तिशाली, पावरफुल। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एकाग्रता धीरे धीरे आती है। अभ्यास चाहिए, करते करते जब आदमी अच्छा अभ्यास कर लेता है देखने का, श्वास आता है जाता है, उसी को देखता रहता है, और वो प्रक्रिया इन रसायनों में परिवर्तन कर देती है। बदल जाते हैं रसायन, भाव और हमारा आचरण व्यवहार, और उसी के कारण हमारी बीमारियां भी ठीक होती है या बीमारियों की रोकथाम होती है। डायबिटीज को हम लें, व्हाट इज डायबिटीज आफ्टर ऑल? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हमारी जो पेंक्रियाज है, एक ग्रंथि है, पेंक्रियाज के 2 फंक्शन है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथि का स्राव हमारी पाचन क्रिया की, जो भोजन किया वो हमारे आमाशय में गया, आमाशय से पक्वाशय में, डियोडेनम में जाता, तो वहां पर पेनक्रियास का एक्सोक्राइन का जो स्राव है, बहिर्स्रावी ग्रंथि का स्राव, वो पहुंचता है डक्ट के द्वारा। लेकिन ये जो एंडोक्राइन सिक्रीशन है, हार्मोन है, स्राव है, ये किसी डक्ट से, किसी नलिका से नहीं जाता, ये सीधा ब्लड में इंजेक्ट होता है, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन वेन में दिया जाता है, सीधा वेन ब्लड में जाता। ऐसे ही हमारे ये श्राव ग्रंथियों के, चाहे पिट्यूटरी यहाँ है, पीनियल है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रेनाल है, गोनाड्स है, सारी ग्रंथियां, उन ग्रंथियों से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऊज होते हैं, अंदर से निकलते हैं, स्रवित होते हैं, और निकलते ही सीधा ब्लड वेन्स, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ब्लड सर्कुलेट होता है, इतना फास्ट चल रहा है ब्लड हमारे शरीर में, और उस रक्त के प्रवाह में, उस प्रवाह में, उस स्रोत में हमारे ये श्राव मिल करके कहाँ पहुंचते हैं? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते, क्षणों में, फटाफट, टाइम नहीं लगता इनको। पहुंचते ही जो इफेक्ट इनको लाना है वो लाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक स्पष्ट प्रक्रिया।
और कर्म के उदय की प्रक्रिया को समझाया गया है दो प्रकार से। एक औदयिक प्रक्रिया है, एक क्षायोपशमिक प्रक्रिया है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान पुरुषार्थ है। ध्यान निकम्मा बैठना नहीं है, आंख बंद करके बैठ गए निकम्मे, नहीं नहीं, प्रबल पुरुषार्थ हमारी चेतना का पुरुषार्थ है। हम कोशिश करते हैं एकाग्र रहने की, बिल्कुल एकाग्र, तन्मय, और उसी एकाग्रता के कारण हमारे स्रावों में ताकत आती है। हमारे हार्मोन्स दो प्रकार के हैं, एक तो इनहिबिटिव और एक होता है स्टिम्युलेटिव। जिससे गुस्सा आता है वो स्टिम्युलेशन होता है, हम ध्यान के द्वारा उसको इनहिबिट करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जब हम समझ लेते हैं और एक्चुअली जब ध्यान करते हैं, अभी आपने प्रेक्षा ध्यान किया, पहले चरण में कायोत्सर्ग, दूसरे चरण में अंतर यात्रा, तीसरे चरण में प्रेक्षा अग्न्याशय की, पेनक्रियास की, केवल प्रेक्षा, केवल देखना और कुछ नहीं करना, और चौथे चरण में ज्योति केंद्र पर ध्यान किया। तो आप समझने की कोशिश करें, ये सारा जो हमारा प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, मूलतः आध्यात्मिक है, मूलतः कार्मिक पुद्गल, इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं पार्टिकल्स। सूक्ष्म कहने का मतलब बहुत, उसकी जो साइज है बहुत छोटी साइज है, आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। आंखों से तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो फिजिक्स ने आविष्कृत किए वो भी नहीं दिखाई देते। तो कार्बन वर्गणा के पुद्गलों के परमाणु के स्कंध बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उन सूक्ष्म पुद्गलों में परिवर्तन लाना है। तो उदय भाव अपने आप होता है, जो कर्म की जैसी बंधन की स्थिति है उदय में आ जाता है। हम पुरुषार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, हम बिल्कुल शांत रहते हैं वगैरह, उसका प्रभाव आता है और कार्मिक उदय जो भाव है वो क्षयोपशम में बदल जाता है। ये सारा प्रोसेस आध्यात्मिक है, और उसी को आज वैज्ञानिक भाषा में जब कहते हैं कि स्टिमुलेशन जो हो रहा है वह इनहिबिशन हो जाता है। और आप देखते हैं आज तक प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में पता नहीं कितने कितने लोग, हजारों लोगों ने भाग लिया। वे लोग सब प्रकार के लोग थे, सब धर्म के, संप्रदाय के। ऐसा नहीं कि केवल जैन लोग करते हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना विदेशों में चल रही है, जहां लोग जैन धर्म को नहीं जानते, प्रेक्षा को जानते। रशियन लोग बड़ी संख्या में प्रेक्षा ध्यान शिविरों में भाग लेते हैं। ये सारा इसलिए है कि एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी समझ में आ रहा है, फिर वो कर रहे हैं, फिर उनका अनुभव हो रहा है और रिजल्ट सामने आ रहा है। हमें इस बात को ऐसे समझ करके अब हमें करना क्या है? करना यह है कि हमारे जीवन के जो भी हमारे जीवन का व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। अगर जीवन का व्यवहार जैसा चलता है, औदयिक भाव से चलता है, कर्म का उदय होता है, मोहनी कर्म का उदय होता है, कषाय चारित्र मोहनी कर्म का उदय होता है, नो कषाय, नो कषाय भी एक प्रकार है, भय वासना उदय होता है। उदय होते ही हमारा ये ऑटोनोमस सिस्टम सारा सक्रिय होकर के हमें आचरण में, व्यवहार में वैसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहां हमारा ये ज्ञान, ये हमारी विद्या, ये हमारा जो सारा नॉलेज धरा रह जाता है। आदमी कितना ही पंडित क्यों न हो, ज्ञानी क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, लेकिन जब मोह का उदय होगा
उसका आचरण और व्यवहार वैसा ही बन जाता है। भले वो जानता है गुस्सा करना अच्छा नहीं है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, सुनता है, उपदेश भी सुनता है, करता भी है, दूसरों को सिखाता भी है, लेकिन परिस्थितियां के कारण जो स्टिम्युलेशन, परिस्थितियां स्टिम्युलेट करती है, और जो स्टिम्युलेशन हुआ वो सिक्रीशन हुआ, और आदमी के गुस्सा आते ही पूरा बदलाव, ऐसा विकराल रूप। अरे ये क्या, क्यों? वही आदमी था, एकदम ये सारा प्रभाव इन श्रावों का है, हॉर्मोन्स का है। इन्हीं को जब हम बदल देते हैं और आदमी शांत हो जाता है, मुद्रा शांत, प्रसन्न, फिर उसको गाली भी कोई दे, उसको गुस्सा नहीं, शिकन नहीं, बदलाव अंदर में आ गया, अब शांत है। ये सारा जब घटित होता है जीवन में, व्यवहार में, और शिविरार्थी जिन लोगों ने साधना को समझा है, साधना को किया है, आज तक हजारों लोगों ने, कितने सैकड़ों शिविर, अभी तो उसको पहले तो उसका हिसाब रखते थे, फाइलें रखते थे, क्या क्या रखे, 40 साल में सैकड़ों शिविर लग गए, फिर भी कुछ रिकॉर्ड है। उन शिविरों में भाग लेकर के जो लोग अपना अनुभव लिख के देते, बताते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा था, ऐसा हो गया, प्रत्यक्ष है, ये कोई कल्पना की, कहानी की, उपन्यास की बात नहीं है। एक एक व्यक्ति इतना गुस्सेबाज, इतना भयंकर, और 10 दिन ध्यान की साधना की, अभ्यास चालू रखा, और आचरण व व्यवहार बदल गया। तो ये अगर है तो अब उसका लाभ उठाएं हम अपने आप को स्वस्थ रखने में। प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। डायबिटीज का अगर प्रिवेंशन करना है, हमें अपने पेनक्रियास के उन ग्रंथि के स्रावों को, उन ग्रंथि के सेल्स, इसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसका मेडिकल नाम है। हमारे पेनक्रियास के अंदर जो टिश्यू, जो कोशिकाएं, जो सेल इंसुलिन पैदा करती है, तो हम अगर प्रिवेंशन करना चाहते हैं, एक आदमी आज डायबिटीज का बीमार नहीं है, उसको डायबिटीज की बीमारी नहीं है, वो आराम से मिठाई खाता है। बहुत सारे लोग हमने देखे बहुत मिठाई खा लेते, कोई उनको डायबिटीज नहीं होती है। क्यों? कि उनका पेनक्रियास स्ट्रॉन्ग है, खाते हैं, इंसुलिन बनता है और ब्लड शुगर जो है एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कमजोर हो जाएंगे, उसका सिक्रीशन कमजोर हो जाएगा, थोड़ा सा भी मीठा खा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा ब्लड में, एब्सॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा उसमें। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जब एब्सॉर्ब नहीं होगा ब्लड में से, तो उसका मतलब है वो बीमार, उसी को डायबिटीज की बीमारी है। आप समझ गए कैसे हमें प्रिवेंट करना है। फॉर प्रिवेंशन वी हैव टू एश्योर दैट आवर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास, ये जो ग्रंथि में हमारी ये कोशिकाएं जो हैं वो मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग, उसका सारा क्रियाकलाप, उसका फंक्शन रेगुलर रहे, एकदम ठीक रहे। उसको रखने के लिए हम ये करते हैं, चाहे प्रेक्षा करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र नमो लोये सब साहूनम मंत्र करते हैं। ये सारी क्रियाएं अल्टीमेटली हमारे इस तंत्र को, पेनक्रियाटिक मैकेनिज्म को स्वस्थ रखती है। जब तक ये स्वस्थ है आप बीमार नहीं हो सकते, आपको ये डायबिटीज नाम की बीमारी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से क्योर हो गई, किसी कारण से हो गई, अब क्या करें, हो गई कोई बात नहीं, प्रयोग करें, अभ्यास करें, चालू रखें। और इसीलिए आज तक अनेक लोगों ने जो भाग लिया शिविरों में, उन्हें आकर के बताया कि हमारी इंसुलिन बंद हो गई,
या हमारी दवाई की मात्रा कम हो गई या छूट गई, ऐसा ये सारा प्रक्रम है। तो मैं समझता हूं अध्यात्म और विज्ञान जब दोनों ये बात बताते हैं, और जीवन में अगर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो स्वास्थ्य पर देना होगा। पहला सुख निरोगी काया, अगर इसको मानते हैं तो फिर हम क्यों इस बात की उपेक्षा करते हैं। और स्वास्थ्य का भी मूल आधार है हमारा भावात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल लेवल पर जो हेल्थ है, जिसमें डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव इमोशन ना हो, कम हो, क्षीण हो, और फिर मेंटल हमारी जो मस्तिष्कीय प्रक्रिया है उसमें चिंता, तनाव आदि आदि ना हो। और फिर इसी प्रकार से शरीर की जो बात बताई, तो शरीर मन भाव ये तीन हमारे आत्मा के चेतना के आयाम है। आध्यात्मिक चिकित्सा भाव की चिकित्सा है, उससे मन की चिकित्सा होती है, उससे शरीर की चिकित्सा होती है। हमें इस बात पर वैज्ञानिक शोध करना है। हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि HHOTC का ये प्रयोग कैसे वैज्ञानिक शोध की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी योजना बन रही है। और कैसे जो एक विश्वविद्यालय बना है लाडरू में, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसका ये उद्देश्य है कि ऐसे जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको एप्लीकेशन करके प्रैक्टिकली देख के उसका माप तोल करना, मेजरमेंट करना, असेसमेंट करना। तो इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। आज हमारा समय लगभग पूरा हो रहा है, कुछ समय हम छोड़ते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों से हम चाहेंगे आप अपनी बात रखें, विचार रखें, प्रश्न रखें, जिज्ञासा रखें, सुझाव रखें, जिससे कि विषय और अधिक हमारा क्लियर हो सके। तो आह्वान करता हूं मैं, यहाँ से आप लोगों को डिम्यूट का एक एक करके किया जा रहा है, आप ध्यान देंगे। जिसका भी डिम्यूट होगा उसको हम बुलाएंगे लाइन पर और उनसे कहेंगे कि आप बताइए अपने विचार। सबसे पहले हमारे सामने नाम है अभय कोठारी का, तो मैं चाहता हूं श्री अभय कोठारी अगर हो तो वे अपनी बात रखे, सुझाव। हाँ जी, आपका माइक थोड़ा ठीक करिए, माइक ठीक करिए, आपका माइक ठीक करिए थोड़ा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, कहिए कहिए जी, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, आवाज कट रही है, थोड़ा माइक ठीक करिए, आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। आप ऐसा करिए, आप अपनी बात अगर मेल से ईमेल से भेज सकते हैं तो अवश्य भेजें। अब इसके बाद में हम आनंदमल जी सेठिया जो हमारे प्रशिक्षक हैं और आपको वो ध्यान भी कराएंगे, उनसे भी चाहेंगे कि वे अगर अपनी कोई बात रखना चाहें। आनंदमल जी सेठिया। वंदे मुनिवरम। हाँ जी, बोलिए जी आनंदमल जी साहब। वंदे मुनिवरम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप कुछ कहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ रही है अभी। हाँ जी, रही है। हाँ मैंने चल रहा है। ठीक है, आपकी भी आवाज थोड़ी कट रही है लेकिन आपकी भावना अच्छी है। थोड़ा सा आपको माइक पर ध्यान देना पड़ेगा, कभी उसको दे करके आपकी बात पूरी सुनना चाहेंगे। अभी अर्चना जी अगर कोई बात रखना चाहती है, अर्चना का नाम है इसमें। हाँ जी, आवाज आ रही है मथेनंदन? हाँ आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज 5 तारीख से आज तक अभी पूरा सुन रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्लियरली आज आपने बताया, जितना भी समझाया, हाँ जी, सब मेरी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि कर्म किस तरह से काम करते हैं और उनको किस तरह से हमें शांत करना है
बिल्कुल वो सही, मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत सही है। तो ये और चलेगा, ध्यान अगर अच्छे से होगा मेरा तो ये शायद प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। सही बात है। इसके लिए आपको थोड़ा संकल्प करना पड़ेगा कि ये ध्यान छोड़ना नहीं है, ध्यान छोड़ना नहीं है इसलिए कि ये मेरे लिए, अपने लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये ऐसा समझ करके इसको चालू रखिए। अच्छा जी, बहुत अच्छा। हाँ, अब अरुण जी कुछ कहेंगे? हाँ अरुण जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही अरुण। हाँ जी, जो मुद्राओं को जब बताते हैं उस समय थोड़ा सा उसको कैमरा क्लोजअप कर दिया जाए तो मुद्राएं अच्छी तरह से देख पाएंगे हम, अदरवाइज देख नहीं पा रहे मुद्राएं। इस पर ध्यान तो कैमरा थोड़ा सा उस समय क्लोजअप हो जाएगा। वेबकैम का उपयोग करेंगे ताकि एकदम वो आपको जो पूरी एकदम मुद्रा, जैसे भी मुद्रा बनाते हैं एकदम आपको उस प्रकार से दिखाई देगी, तो उसका हम ध्यान देंगे। अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव। बाकी अच्छा चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरी इच्छा है कि और ज्यादा प्रतिभागी इसमें जुड़े तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इसका प्रचार बहुत अच्छा है। और ममता जी जैन कुछ कहना चाहते हैं? ममता जैन, मंजू, आपको आवाज आ रही है मथुर नमी? हाँ जी आ रही है ममता जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मथुर नमी। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान मुनिश्री, हाँ जी, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। मुनिश्री, इसको चालू रखना। सुबह भी आज ध्यान बहुत अच्छा तैत मथुर नमी। अच्छा है जी। हाँ, अब ये तो हो गया ना आईफोन पे कौन है? वो तो वही थे, अरुण जी। आईफोन ठीक है, आगे चलिए। सुशील जैन, मंजू जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सुशील जैन, सुशील जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं समझता हूँ हमारा समय भी पूरा हो गया है और इसी तरह से आज हमारा ये शिविर का 5 तारीख से हमने शुरू किया था, 5, 6, 7